कभी सोचा है कि एक ब्रांड न्यू कार जैसे ही शोरूम से बाहर निकलती है उसकी कीमत थोड़ी कम क्यों हो जाती है? आज हम इसी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जिसे बिजनेस की दुनिया में डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास कहते हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई भारी भरकम अकाउंटिंग का शब्द नहीं है, बल्कि ये समझने की चाबी है कि वक्त के साथ किसी भी चीज की वैल्यू कैसे बदलती है। चलिए इसे एक आसान सी कहानी से समझते हैं। सोचिए, एक नई बेकरी खुली है। अपने टेस्टी केक्स और पेस्ट्रीज को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए वो लोग 25,000 रुपए की एक चमचमाती हुई नई डिलीवरी वैन खरीदते हैं। ये वैन अब उनके बिजनेस का एक बहुत जरूरी हिस्सा, मतलब एक एसेट बन गई है। अब देखिए, 1 साल बीत गया है। उस वैन ने हजारों डिलीवरी की हैं, शहर की खराब सड़कों को झेला है और उस पर कुछ खरोंचें भी आ गई हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या अब भी हम कह सकते हैं कि उसकी कीमत 25,000 रुपए ही है? जाहिर है नहीं। तो फिर इस घटी हुई कीमत को हम अपने बही खातों में, मतलब अपने हिसाब किताब में दिखाएंगे कैसे? और बस यही एंट्री होती है डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास की। ये इस प्रॉब्लम का एक प्रॉपर अकाउंटिंग सॉल्यूशन है जो हमें बताता है कि किसी एसेट के वैल्यू में आई कमी को सिस्टमैटिक तरीके से कैसे रिकॉर्ड किया जाए। तो ये डेप्रिसिएशन है क्या भला? आसान भाषा में कहें तो ये एक तरीका है जिससे हम किसी एसेट की कुल लागत को उसके काम आने वाले सालों में धीरे धीरे बांट देते हैं। ये बाजार में उसकी कीमत क्या है ये नहीं बताता, नहीं, बल्कि ये बताता है कि हर साल हमने उस एसेट का कितना हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है। अब एक मजेदार बात, कॉन्सेप्ट तो एक ही है, लेकिन अकाउंटेंट्स अलग अलग तरह के एसेट्स के लिए अलग अलग नाम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारी वैन, मशीन या बिल्डिंग जैसी चीजों के लिए जिन्हें हम छू सकते हैं, डेप्रिसिएशन शब्द का इस्तेमाल होता है। वहीं पेटेंट या कॉपीराइट जैसी चीजों के लिए अमोर्टाइजेशन और खदानों जैसे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए डिप्लीशन कहा जाता है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? मतलब ये सिर्फ अकाउंटेंट्स का काम नहीं है क्या? नहीं, ये हर बिजनेस मालिक के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बिजनेस की असली फाइनेंशियल हेल्थ का पता चलता है। डेप्रिसिएशन को हिसाब में लेने से उस बेकरी को कई फायदे होते हैं। सबसे पहला, वो अपने मुनाफे का सही अंदाजा लगा पाते हैं। दूसरा, उन्हें ये पता चलता है कि एक केक को बनाने में असल में कितना खर्चा आता है, जिसमें वैन की घिसावट भी शामिल है ना? और सबसे जरूरी बात, इससे वो भविष्य के लिए तैयार रहते हैं। जब वैन पुरानी हो जाएगी तो उसे बदलने के लिए उनके पास पहले से ही फंड्स जमा होंगे। अच्छा, अब जरा गणित में उतरते हैं। घबराइए नहीं, ये बहुत आसान है। ये कैलकुलेशन असल में काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए हमें बस 3 मेन नंबर्स चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए उस चीज की कुल लागत। हमारे केस में बेकरी की वैन के लिए ये है 25,000 रुपए। और हाँ, याद रखिए, इसमें सिर्फ खरीदने की कीमत नहीं, बल्कि उसे चलाने लायक बनाने में जो भी खर्चे आए वो सब शामिल होते हैं। दूसरा नंबर है अनुमानित उपयोगी जीवन, मतलब बिजनेस को क्या लगता है कि ये वैन कितने साल तक उनके काम आएगी। चलिए मान लेते हैं कि ये 5 साल चलेगी। और आखिर में तीसरा नंबर है स्क्रैप वैल्यू। ये बस एक अंदाजा है कि 5 साल बाद जब वैन पूरी तरह घिर जाएगी तो कबाड़ में कितने की बिकेगी। मान लीजिए ये 5,000 रुपए होगी। तो ठीक है, अब हमारे पास तीनों नंबर आ गए हैं। अब इस लागत को सालों में बांटने के कुछ अलग अलग तरीके हैं। चलिए 2 सबसे कॉमन तरीकों को देखते हैं। पहला है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका नाम ही बता रहा है फिक्स्ड। इसमें हर साल एक बराबर रकम को डेप्रिसिएशन मान लिया जाता है। बहुत सीधा साधा तरीका है। दूसरा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये इस आइडिया पे चलता है कि कोई भी चीज शुरू के सालों में अपनी वैल्यू ज्यादा तेजी से खोती है, तो इसमें शुरू में ज्यादा डिप्रिसिएशन दिखाते हैं जो साल दर साल कम होता जाता है। अब जरा देखिए कि सिर्फ तरीका बदलने से नंबर्स में कितना बड़ा फर्क आ जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड से चलें तो पहले साल के बाद हमारी किताबों में वैन की कीमत होगी 21,000 रुपए। वहीं अगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड चुने तो ये कीमत घटकर सिर्फ 17,500 रुपए रह जाएगी। ये बहुत बड़ा अंतर है और इससे पता चलता है कि कोई बिजनेस अपनी फाइनेंशियल स्टोरी को दुनिया के सामने कैसे रखना चाहता है। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात समझनी है जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब मार्केट वैल्यू नहीं है। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। मतलब हमारे बही खातों में वैन की बुक वैल्यू भले ही 21,000 रुपए हो,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाजार में वो ठीक उतने की ही बिकेगी। हो सकता है कोई उसके 22,000 दे दे या शायद कोई 20,000 से ज्यादा देने को तैयार ना हो। तो बुक वैल्यू एक अकाउंटिंग का नंबर है, जबकि मार्केट वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि कोई उसे खरीदने के लिए कितना पैसा देने को तैयार है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, जरा सोचिए, अगर किसी कंपनी को शुरू में कम प्रॉफिट दिखाकर टैक्स बचाना हो तो उसे डेप्रिसिएशन का कौन सा तरीका चुनना चाहिए, और अगर उसे इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए ज्यादा प्रॉफिट दिखाना हो तब कौन सा। इससे ये साफ होता है कि डेप्रिसिएशन सिर्फ हिसाब किताब का खेल नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन भी है।